गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आज का हमारा टॉपिक है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। आज समद्विबाहु त्रिभुज से संबंधित हम जो फार्मूले हैं इनको देखेंगे। और एक चीज़ तो आपको बता दूं कि इसके पहले का जो वीडियो मैंने अपलोड किया है, अगर उसे आपने देख रखा है तो इसे समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। बड़े ही प्यार से बड़े ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं इसको। पहले तो समद्विबाहु त्रिभुज से संबंधित कुछ बातें हैं जिनको जानना जरूरी है, उससे जान लेते हैं, फिर इन सूत्रों को देख लेते हैं। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज नाम से ही पता चल रहा है। सम मतलब समान है, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। भाई त्रिभुज है तो तीन भुजा ही होती है। अब उस तीन भुजा में से दो भुजा बराबर हो, जैसे आपको दिख रहा होगा ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर दिख रही होगी, हल्की सी ये वाली भुजा छोटी दिख रही होगी। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। अब दोस्तों ये दो भुजा त्रिभुज की जब दो भुजा आपस में बराबर होती हैं तो ऐसा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। दूसरी बात इसका ये जानना जरूरी है कि समद्विबाहु त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर होती है तो दो कोण भी बराबर होंगे। कौन से दो कोण बराबर होंगे, हमेशा जानते रहिए जैसी भुजा होती है उसके सामने का कोण वैसा ही होता है। यहाँ पर जो आपको भुजा दिख रही है इसके सामने का कोण ये वाला है, और ये जो भुजा दिख रही है ना इसके सामने का कोण कौन है, ये वाला है। और ये जो भुजा दिख रही है इसके सामने का कोण यहाँ पर है। तो दो भुजाएं, ये दोनों भुजाएं बराबर बराबर हैं, और इनके सामने का कोण ये और इनके सामने का कोण ये दोनों भी बराबर होगा। जब जितना लंबी भुजा भुजा होती है, अगर भुजा क्या है, ज़्यादा लंबी है तो उसके सामने का कोण ज़्यादा होता है। भुजा छोटी है तो उसके सामने का कोण छोटा होता है। आप अपने घर पर जहाँ बैठे हो वहीं पर आप फिगर बनाइएगा, तीन भुजा में से एक छोटी भुजा बनाइएगा और देखिएगा उस छोटी भुजा के सामने का कोण बहुत छोटा होगा, है ना। जितने ज़्यादा छोटा भुजा बनाते चले जाओगे कोण उतना ज़्यादा छोटा होता चला जाएगा, है ना। यहीं पर देख लेते हैं, एक ऐसे देख लें, ये ऐसे बना देते हैं। देखिए ये कोण, ये वाली भुजा की क्या है, छोटी है ना, तो इसके सामने का कोण देखो एकदम छोटा हो गया। ये वाली भुजा, ये वाली जो भुजा है बड़ी है और इसके सामने का कोण देखो बड़ा है। ये वाली भुजा जितनी बड़ी है लगभग उतनी बड़ी ये भी है, तो इसके सामने का कोण ये वाला दोनों बराबर हो। तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये दोनों बराबर होगा। और ये बहुत छोटी भुजा है तो इसके सामने का ये जो कोण है बहुत छोटा होगा। तो इसीलिए आप हमेशा जानते रहिए जैसी भुजा होती है उसके सामने का कोण वैसा ही होता है। अगर एक भुजा बहुत छोटी है तो उसके सामने का कोण भी बहुत छोटा होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो एक बातें और जानना जरूरी है कि जो दो भुजा आपकी बराबर होती है उन दोनों को छोड़ दें तो जो तीसरी भुजा बचती है वही आधार कहलाती है। ये क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। अब ध्यान से इस चीज को जान लीजिए कि जो दोनों भुजा बराबर है उन दोनों को छोड़ दें तो बची हुई भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। और शीर्ष से आप आधार पर लंब डाल दो, है ना। अगर आप शीर्ष से आधार पर क्या डालते हो, लंब डालते हो, तो यही इस त्रिभुज की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी। और ये जो लंब है ना, इधर एक त्रिभुज बना दिया छोटा सा, और इधर भी एक त्रिभुज बना दिया छोटा सा, और इधर वाला त्रिभुज और इधर वाला त्रिभुज दोनों त्रिभुज बराबर हैं। यानी समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब समद्विबाहु त्रिभुज को दो समकोण त्रिभुज में विभाजित करता है। इधर एक समकोण त्रिभुज, इधर एक समकोण त्रिभुज। यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कितना, 90 अंश। यहाँ भी जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 90 अंश, है ना।
चलिए देखते हैं परिमाप। परिमाप मतलब बाहर बाहर की माप। परिमाप का मतलब क्या होता है? बाहर बाहर की नपाई। तो बाहर बाहर की नपाई करोगे आप तो ये एक भुजा मिलेगी, ये वाली एक भुजा मिलेगी, ये वाली भुजा मिलेगी। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा बराबर होगी ऐसे। तो दो भुजा में से एक भुजा का नाम बताएगा, तो इसका मतलब दूसरी भुजा जो बराबर वाली इसके होगी वो पता चल जाएगा, है ना। और तीसरा आपको आधार बताएगा, है ना। तीसरा क्या बनेगा बताएगा? आधार बताएगा। अब देखिए परिमाप क्या होगा, दोनों जो बराबर भुजाएं हैं उनकी लंबाई और आधार की लंबाई जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा? परिमाप। इसके लिए कोई सूत्र रटने की जरूरत नहीं है। परिमाप मतलब बाहर बाहर की माप ही होता है। अतः ए प्लस बी होगा, यानी दोनों समान भुजाओं का योग प्लस असमान भुजा। क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों क्षेत्रफल आप जानते होंगे, इसमें आप दो तरह से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दो क्या, मैं तो कहता हूँ तीन तरह से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आप। आपको हमने विषम बाहु त्रिभुज पढ़ाया है ना। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट के अंदर यस, है ना। अंडर रूट के अंदर यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, इस तरह से आपको दिया गया था। उसका प्रयोग करके भी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। उसी में मैंने एक सूत्र ये भी बताया था कि अगर किसी त्रिभुज का आपको आधार मालूम हो और उस पर डाला गया लंब मालूम हो, तो आधार और लंब का गुणनफल का आधा कर देने पर क्षेत्रफल आता है। अतः इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे आधार। देखिए यहाँ पर आधार आप जान रहे हो, जो दोनों भुजाएं बराबर हैं वो नहीं, जो तीसरा बचता है वही आधार है और इस पर डाला गया लंब, यानी ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई दोनों मालूम हो तो हम क्या करेंगे? 1/2 गुणे आधार गुणे लंब कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। तीसरा आप ये भी निकाल सकते हो कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप जानते हो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ये तो लंब हो गया, है ना। ये तो लंब हो गया और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। इतना समकोण त्रिभुज के लिए आधा है ना, तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, है ना। 1/2 गुणे आधार गुणे लंब कर देंगे और 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि उतना ये भी है, तो 2 से गुणा कर देंगे, पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस चीज को आप जानते रहिए। ऊंचाई कैसे निकालेंगे? ऊंचाई निकालना कुछ नहीं है, आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो ना, बड़े ही प्यार से आपने याद किया होगा बचपन में। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, कितना बढ़िया से आपने याद किया है, वो आज भी याद है। वही चीज यहाँ पर भी है ना। ये आपका बन गया क्या? एक समकोण त्रिभुज। और इस समकोण त्रिभुज में हमेशा जानते रहिए 90 अंश के सामने, 90 अंश का जो कोण होता है उसके सामने कर्ण होता है, तो 90 अंश यही है और इसके सामने कर्ण ये है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब यही रहेगा, यच जो है यही लंब रहेगा। और आधार क्या रहेगा? आधार, आधार पूरे त्रिभुज के लिए तो आधार इतना बड़ा है, लेकिन ये समकोण त्रिभुज के लिए आधार का आधा ही आधार होगा, आधार का आधा ही आधार होगा। अतः यहाँ पर ऊंचाई ज्ञात करने का फार्मूला क्या बन जाएगा? फार्मूला आप मत निकालो, है ना। यहाँ पर हमेशा जानते रहो कि ये समकोण त्रिभुज बन गया है और समकोण त्रिभुज में आपका 90 अंश के कोण के सामने कर्ण होता है और कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इसी से निकालना है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही रखना है और आपको ऊंचाई मालूम हो जाएगी। यहाँ पर ऊंचाई, ऊंचाई के लिए लंब है ना। ऊंचाई के लिए क्या है? लंब है। हमेशा ध्यान रखना कि ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमको ये कॉन्सेप्ट अपनाना होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, है ना। और यहाँ पर ऊंचाई क्या होगा? ये लंब होगा, है ना। और मैं ऐसे कहूँ ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो ऊंचाई को आप क्या मानना? ऊंचाई को आप लंब मानना। क्या मानना? ऊंचाई को लंब मानना। और आप जानते हो लंब का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो मूल रूप से ये है ना। लेकिन आपका
आपने यही याद किया है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो ऊंचाई मतलब लंब, तो लंब की वैल्यू निकाल लो, लंब की वैल्यू निकाल लिया, आपको आ गया ऊंचाई। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? तो देखिए दोस्तों, अंतःवृत्त की त्रिज्या आपको विषमबाहु त्रिभुज में हमने बताया है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे क्या होगा, अर्ध परिमाप होगा। क्या होगा, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, यहाँ पर त्रिभुज का अर्ध परिमाप लिख देते हैं, डेल्टा यस या त्रिभुज यस। अर्ध परिमाप, देखिए अर्ध परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़कर उनका आधा कर देते हैं, अर्ध परिमाप होता है। तो ये बन जाएगा अंतःवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो परिवृत्त की त्रिज्या के लिए भी हमने बताया है कि जो तीनों भुजाएं हैं, जो तीनों भुजाएं हैं उनका हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो परिवृत्त की त्रिज्या a गुणे b गुणे c, सॉरी दोनों दो भुजाएं बराबर हैं, a गुणे a, a गुणे a गुणे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ऐसे लिखते हैं a इंटू b अपान अपान 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल, 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये कर देंगे, आपको क्या आ जाएगा, परिवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। तो आशा और उम्मीद है कि जितने फार्मूले हैं उसको आप समझने का पूरा प्रयास किए होंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसके माध्यम से चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। चलिए हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें कहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं 10 मीटर एवं तीसरी भुजा 16 मीटर हो तो त्रिभुज का परिमाप एवं क्षेत्रफल क्या होगा। अभी दोस्तों हमने आपको बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो बराबर भुजाएं होती हैं, तो उसमें से एक ठू बता देगा, तो इसका मतलब दूसरी बराबर वाली भुजा वो पता ही हो जाएगा। तो वो कहा है दो बराबर भुजाएं 10 मीटर एवं तीसरी भुजा 16 मीटर, तीसरी भुजा का मतलब जो दोनों बराबर हैं उनको छोड़ करके तीसरी भुजा, तो ये 10 है, ये भी क्या है 10 है, और तीसरी भुजा है 16 मीटर। तो ये देखिए ये है आपका 10, ये भी है 10, दोनों बराबर भुजाएं हैं, है ना, और तीसरी भुजा कितना है 16 मीटर। तो त्रिभुज का परिमाप बताओ। परिमाप का मतलब दोस्तों आप जानते ही हो, बाहर बाहर की माप। परिमाप माने क्या, बाहर बाहर की नपाई ही परिमाप होता है। तो ये 10 ये 10 20 हो गया, और 20 में 16 जोड़ देंगे, तो 20 में 16 जोड़ देंगे, 20 प्लस 16 हो जाएगा 36। इसका परिमाप कितना हो जाएगा 36, यहाँ पर मीटर दिया है तो क्या हो जाएगा 36 मीटर, इसका परिमाप हो गया। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो अभी हमने बताया क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/2 गुणे आधार। आधार क्या रहेगा, आधार मतलब जो दोनों बराबर भुजाएं हैं उनको छोड़ करके जो भुजा है वही क्या है, आधार है, यानी आधार है 16 गुणे ऊंचाई, गुणे ऊंचाई, गुणे ऊंचाई। देखिए अब ऊंचाई, ऊंचाई तो आप जानते हो ये है, ऊंचाई तो हमको मालूम है ना, ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ऊंचाई तब हमको जब मालूम नहीं है तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ऊंचाई निकालना पड़ेगा। और ये है आपकी ऊंचाई, और इस ये ऊंचाई जो है यानी ये जो लंब है आधार को दो बराबर भागों में बांट रहा है, इधर एक समकोण त्रिभुज, इधर एक समकोण त्रिभुज, और ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण यहाँ है, 90 अंश का कोण यहाँ है, और 90 अंश के कोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। और हमको ज्ञात क्या करना है, ऊंचाई, यानी लंब ज्ञात हुआ, इसका मतलब ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। लंब ज्ञात कर लेंगे उसका मतलब क्या हो जाएगा, ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। अब देखो लंब का वर्ग बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 है ना, तो आधे दूरी तक आएंगे तो 8 रहेगा, तो 10 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग, लंब का वर्ग बराबर क्या होगा, कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब 10, 10 का वर्ग हो जाएगा 100, माइनस आधार का वर्ग, आधार हो जाएगा, पूरा तो 16 था लेकिन आधा 8 है, तो 8 का वर्ग 8 28 64, और 64 निकाल लेंगे हो जाएगा कितना 36, है ना, कितना हो जाएगा 36, और इधर वर्ग हटाएंगे इधर वर्गमूल लग जाएगा, 36 का वर्गमूल कितना आ गया 6, यानी लंब कितना है 6 है, लंब कितना है 6 है। आराम से आ जाएगा क्षेत्रफल। 1/2 गुणे आधार कितना है, टोटल आधार यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 16 है, कितना है 16, गुणे ऊंचाई कितनी मिल रही है 6 मिल रही है, 2 अट्ठे 16, 8 6 48, 48 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। चीज़ें बहुत आसान है लेकिन आप इसको अच्छे से समझ लीजिए तब दोस्तों, है ना। चलिए देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन।
ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें कहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, उसकी पार्श्वभुजा तथा आधार का अनुपात 7:4 है, तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या है, बराबर है। ऐसे ही कोई दो भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, बराबर है। और इसमें कहा है कि इसका परिमाप, ये तीनों जोड़ करके, परिमाप मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, तो ये तीनों जोड़ करके 18 है, इतना तो मालूम है। उसकी पार्श्व भुजा और आधार, आधार मालूम है ना, जो बराबर दोनों भुजा होती है उन दोनों को छोड़ करके जो तीसरी भुजा होती है वही आधार होता है। तो आधार ये है, आधार भुजा कौन सी है, यही है। और पार्श्व भुजा का नाम पहले लिया है, उसके बाद आधार का, यानी पार्श्व के लिए कितना है, 7 है। तो पार्श्व भुजा मतलब ये और ये 7 है, और ये आधार कितना है, आधार कितना है, 4 है ना। तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आपको मालूम है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1/2 गुणे आधार, है ना, गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है, ऊंचाई। तो आधार तो मालूम है, ले आकर रख दोगे 4, लेकिन ऊंचाई कहाँ से लाओगे, ऊंचाई कहाँ से लाओगे। तो देखिए ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आप जानते हो, शीर्ष बिंदु से आधार पर जब हम कोई लंब डालते हैं तो यह इसको दो समकोण में विभाजित करता है, तो ये समकोण हुआ। और इस समकोण, ये वाला इतना छोटा, एक छोटा सा त्रिभुज बना, ये समकोण त्रिभुज हुआ। और आधा कितना हो जाएगा, टोटल था 4, तो आधा कितना हो जाएगा, 2, है ना। और लंब ज्ञात करना है तो कर्ण, यही है, कर्ण के वर्ग से आधार का वर्ग घटा देंगे, तो लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग कितना हो जाएगा, 7 × 49 माइनस आधार का वर्ग, आधार टोटल 4 था, आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 2 का वर्ग, यानी 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। 49 से 4 गया, कितना बचा, 45, कितना बच गया, 45 बच गया। 45 यहाँ से वर्ग हटेगा, ये वर्गमूल लग जाएगा। 45 का वर्गमूल निकालोगे, देखो गुणनखंड कर लो, 9 × 5 = 45, 9 का वर्गमूल निकल जाता है ना, कितना हो जाएगा, 3। अंडर रूट में क्या बनेगा, 5 बनेगा, सॉरी, अंडर रूट में कितना बनेगा, 5, 3 अंडर रूट 5 बनेगा। अब देखिए हमको ऊंचाई मालूम हो गया, कितना है, 3 अंडर रूट 5 है। अब यहीं पर रख लिए, 1/2 गुणे आधार कितना है, 4 है, ऊंचाई कितना है, 3 अंडर रूट 5 है। 2 से इस 4 को कैंसिल करेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6 अंडर रूट 3, इसका क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल बन जाएगा। 6 अंडर रूट 3 इसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। दोस्तों चीजें आसान हैं, लेकिन आपको समझना है, समझ जाओगे तो बहुत ही आसान और संक्षेप कर ले जाओगे आप, है ना। तो चलिए देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। इसमें कहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और आधार से उसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। अब जानते हो आप समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला तो अभी मालूम है, 1/2 गुणे आधार, आधार कितना है, आधार बताया है 12, है ना। और उसकी ऊंचाई भी बता दिया, यहाँ ऊंचाई निकालना ही नहीं है ना। ऊंचाई कितना है, 9, तो 2 से कैंसिल करेंगे, 6 हो जाएगा, 6 9 का 54, है ना, 54। और यहाँ पर सेमी है तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 54 सेमी स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। आशा और उम्मीद है दोस्तों चीज़ों को आप क्लियर कर रहे होंगे। आप अपने बुक को लेकर के कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि जब हमारे पास सारी जानकारी होती है उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने में मज़ा आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से एक बेहतर क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।